Hello everyone, I am Soumya Gupta and I cleared the UP Civil Judge Examination 2022 with a rank of 17. This was my very first attempt for the UP Judicial Service Examination and I am very happy that I was able to achieve my goal. As for a general introduction, I am here to convey how I prepared for the examination and also I'll tell you some brief about answer writing for the mains. I have been given this opportunity to share my views with you through DKT platform. I am from Bahadurgarh, Haryana, and I did my schooling from Bahadurgarh itself. After which, I joined the BA LLB program from Vivekananda Institute of Professional Studies, New Delhi, and I completed my BA LLB in the year 2021. After which, I joined the LLM program from Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University, Lucknow, and completed the same in the year 2022. After graduation, I have been appearing for the judicial service examinations. I joined Ambition Law Institute for orienting myself for judiciary preparation and giving my preparation a direction and proper schedule and timetable. However, when I joined the law school in 2016, I aimed for becoming a judicial officer, and from the very start of my first year, I have preparing myself for appearing in judicial service examinations as soon as I graduate. So each year, with every major subjects that are a part of syllabus of judiciary, I have tried to clear my concept throughout the law college, but also I felt that I'll be able to orient and prepare better through coaching. That is why I also joined coaching in my 5th year. तो अगर हम यूपी जुडिशियल सर्विसेज की बात करें तो ये एग्ज़ाम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करता है एंड ये 3 फेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। हर एग्ज़ाम की अपनी स्ट्रैटेजी एंड अलग पैटर्न है पेपर का, तो हमको हर पेपर के लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होता है। तो जब हम प्रिलिमिनरी से स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे 2 पेपर आते हैं, वन इज़ जीके का पेपर एंड द अदर वन इज़ लॉ का पेपर। तो फॉर जीके पेपर देयर इज 2 पार्ट, स्टैटिक एंड करंट। और इस बार जो हमारा चेंज हुआ है सिलेबस में, उससे हमारे जीके के पेपर में 9 माइनर एक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो अब जीके के पेपर में थोड़ा लीगल पार्ट भी आ जाता है। तो फॉर दी 9 माइनर एक्ट्स हम बेयर एक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं, प्लस जो केस लॉज उन टॉपिक्स पे प्रेवलेंट चल रहे होते हैं उनसे हम उनका ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं और उनसे हम थ्योरी को रिलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टैटिक जीके है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके लिए मैंने जो हमारी कोचिंग पे क्लासेस होती थी वो ली थी एंड उसके अलावा घटना चक्र मैगजीन्स आती हैं उन पर रिलाई करा था। नोट मेकिंग करी थी जीके जीएस के पेपर्स के लिए भी एंड उन्हीं को रिवाइज करा था। आफ्टर दैट फॉर करंट अफेयर्स देयर आर वेरियस मैगजीन्स इन द मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो जो आपको अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर मी, मैंने प्रतियोगिता दर्पण को रेफर करा था एंड देयर इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन IAS जिसके ऊपर हमारे को स्टैटिक जीके और करंट से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं ईयर वाइज वेरियस टॉपिक्स पे, तो उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद लॉ पेपर, उसमें हमारे जो लॉज थे, इस बार लॉ का पेपर वॉज कंपैरेटिवली ईजी। तो लॉ के पेपर के लिए आई वुड से कि बेयर एक्ट की रीडिंग प्रॉपर इज़ अ वेरी मस्ट। अगर हमारी बेयर एक्ट पे कमांड है तो हम प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू तीनों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो फॉर प्रिलिमिनरी क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको कंसेप्ट पूछ के फिर पूछ सकते हैं कि क्या लॉ लग रहा है, एंड ऑल्सो केस बेस्ड क्वेश्चन। तो जो हमारे फर्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए वो हम बेयर एक्ट और क्लास नोट से कवर कर सकते हैं, और जो केस लॉज वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमें रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ता है, जिसके लिए हम न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हैं एंड ऑल्सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक लाइव लॉ होता है उसको कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं ताकि हमारी केस लॉ पे कमांड थोड़ी बनी रहे। तो उस अपार्ट फ्रॉम दैट रिवीजन इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि सेक्शंस को बार बार रिवाइज करेंगे तो ही वो मेमोराइज होंगे। एंड जब हम कोई भी लॉ का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ सेक्शंस पढ़ते जाते हैं तो वो बेस्ट वे है उन्हें मेमोराइज करने का, ना कि हम एक दिन बैठ के सिर्फ सेक्शंस याद कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम कन्फेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उसके CRPC एंड एविडेंस में जो सेक्शंस रिलेट करते हैं
उनको अगर हम साथ साथ पढ़ेंगे तो वो हमें याद भी रहेंगे सेक्शन नंबर्स, और हम उनका कंसेप्ट भी बेटर क्लियर कर सकते हैं. सो फॉर मी प्रिलिमिनरी की तैयारी के लिए आई मेनली रिलाइड अपॉन द बेयर एक्ट्स और उसके अलावा क्लास नोट्स. देन इफ वी मूव टूवर्ड्स मेन, उसमें है हमारे 6 पेपर. फर्स्ट वन बीइंग जीके जीएस, देन देयर आर 2 लैंग्वेज पेपर्स. Fourth paper is substantive law paper, fifth is procedural law and sixth is local law. तो जीके जीएस के लिए मेंस में इस बार आया था, इस बार पैटर्न चेंज था जो प्रीवियस ईयर्स में आता है. तो उसमें स्टैटिक जीके मिक्स्ड विद करंट आया हुआ था. जो करंट में टॉपिक्स थे उनको स्टैटिक से लिंक कर कर पेपर आया हुआ था. तो फॉर मी द स्ट्रैटेजी इज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर ईदर ऑफ द पेपर्स प्रिलिमिनरी और मेंस कि पहले प्रीवियस ईयर्स को हमको प्रॉपरली देखना है एंड हमें कोर एरिया समझने हैं कि किस पार्ट से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एंड उन पे फोकस करके अगर हम स्मार्टली अपनी स्ट्रैटेजी रखें तो हम लिमिटेड टाइम में बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं. तो जीएस जीके के पेपर में वी हैव टू फोकस अगेन ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. एंड जो माइनर लॉज आए थे इस बार उसमें से अच्छा पोर्शन आया था पेपर का, तो उसके लिए बेयर एक्ट एंड केस लॉज सफिशिएंट है अगर आप बेयर एक्ट्स को प्रॉपरली पढ़ें. जो माइनर लॉज होते हैं उनमें व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो डेफिनेशन सेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो डेफिनेशन सेक्शंस को बहुत थॉरोली करना ज़रूरी है, बिकॉज वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन दिस टर्म, डिफाइन दैट टर्म, तो उनको प्रॉपरली पॉइंटर्स में याद करना चाहिए. फॉर मी द ट्रिक टू रिमेंबर बिग सेक्शन इज टू ब्रेक इट इनटू पॉइंट्स, और जो बस कीवर्ड्स हैं उनको हम सेक्शंस के साथ में ही लिख सकते हैं. जैसे कि अगर हम किसी सेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो पॉइंट्स बनाकर उन इंग्रेडिएंट्स को लिखकर हम पूरे सेक्शन को 3 to 4 वर्ड्स में कवर कर सकते हैं कम्प्लीटली. तो अकॉर्डिंग टू मी जीके जीएस के पेपर के लिए हमें अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए, बिकॉज जीके एंड जीएस बहुत वाइड हो जाता है. एंड उसके लिए हमें जो हमारा कुछ सोर्सेज हमने कर लिए हैं कलेक्ट और हमें लग रहा है सफिशिएंट मटेरियल है, उन्हें बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि हमें वो याद रहें एंड वी कैन राइट देम प्रॉपरली. उसके बाद जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है उसके लिए आई वुड से कि न्यूज़पेपर रीडिंग एक तो हमारी जीके में भी हेल्प कर रही है ऑलरेडी, और न्यूज़पेपर रीडिंग हमारे लैंग्वेज के पेपर में भी हेल्प कर रही है. जैसे कि हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर अगर हम सेम डे के रीड कर रहे हैं तो हम सेम न्यूज़ हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं. तो हम उन दोनों की टर्म्स को मतलब समझ सकते हैं कि इंग्लिश में क्या टर्म यूज़ हो रही है, हिंदी में क्या टर्म यूज़ हो रही है. तो इससे हमें ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प होती है और एसे राइटिंग में बहुत हेल्प होती है. तो फॉर लैंग्वेज पेपर आई वुड से कि एक तो हमें एसेस के टॉपिक को कलेक्ट करना है, और उसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग्स के थ्रू हम अपने ट्रांसलेशन को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. उसके बाद सब्सटैंटिव लॉ का पेपर है. सब्सटैंटिव लॉ के पेपर में अगर हम देखें तो कुछ मेजर लॉज हैं और कुछ माइनर लॉज हैं. तो मेजर लॉज मेनली सबके प्रिपेयर्ड होते हैं, पर माइनर लॉज थोड़ा वीक रहते हैं. इस बार माइनर लॉज हर क्वेश्चन में डाल रखे थे तो हम उन्हें स्किप भी नहीं कर सकते थे. तो मैंने क्या करा था, पिछले पेपर्स के हिसाब से मेरे मेजर लॉज वर गुड, पर माइनर लॉज थोड़े से वीक ही थे. तो फिर बट मैंने 1-2 बार उन्हें पढ़ रखा था रीडिंग, तो इसलिए आई वॉज एबल टू क्रिएट द आंसर्स और मुझे ब्लैंक नहीं छोड़ने पड़े थे क्वेश्चंस. बट आई वुड से कि फॉर फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली तैयार करें, बिकॉज ईच एंड एवरी नंबर मैटर. एंड अगर हम सारे आंसर प्रॉपरली लिख सकते हैं तो हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा. देन इफ वी मूव टूवर्ड्स दी सब्सटैंटिव पेपर, उसमें हमारा जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसमें होते हैं प्लेन WS या फिर जजमेंट राइटिंग. इस बार प्लेन WS में हमें इश्यूज फ्रेम करने भी आए थे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है कि हम WS प्लेंट कर रहे हैं या जजमेंट कर रहे हैं. फॉर मी माई स्ट्रैटेजी वॉज कि मैं प्लेंट और WS करूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है एंड उसको मतलब हम फ्रेम कर सकते हैं विद आर कन्वीनियंस, और उसको हम अपने हिसाब से शेप भी दे सकते हैं. तो इट फेचेज मोर मार्क्स दैट इज व्हाट आई फील. देन प्रोसीजरल लॉ तो हर पेपर में इम्पॉर्टेंट होता ही है. तो उसके लिए प्रोसीजरल लॉ अगर हमारा क्लियर है तो हम सब्सटैंटिव लॉ का पेपर भी बेटर कर सकते हैं, बिकॉज सारे लॉज कनेक्टेड होते हैं आपस में.
फॉर प्रिपरेशन ऑफ दीज लॉज हम वेयर एक्ट और क्लास नोट्स और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको रेफर कर सकते हैं. देन इफ वी मूव टूवर्ड लोकल लॉज, यूपी में 7 लोकल लॉज पूछे गए थे इस बार, उसके साथ में आईपीसी का पेपर था. तो जो 7 लोकल लॉज है, आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग कि आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट कैरीज अ ह्यूज नंबर 150 मार्क्स फॉर लोकल लॉज. तो लोकल लॉज के लिए आई हैव रिलाइड अपॉन बेयर एक्ट एंड ऑल्सो परीक्षा मंथन्स बुक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू लोकल लॉज. उनको पढ़ के एंड उनको रिवाइज कर आई हैव डन माई लोकल लॉ प्रिपरेशन. एंड फॉर आईपीसी एज वेल आई हैव रिलाइड ऑन बेयर एक्ट एंड माई क्लास नोट्स. So this is how we can go about our preparation for the mains. The key is that how many time you are revising your sources और उनको आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं एंड किस वे से आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं. नाउ इफ वी कम कि हमें आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, तो लाइक देयर आर इंस्टेंसेस विच आई हैव सीन कि किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है पर वो उसे प्रेजेंट नहीं कर पाता है. तो हाउ टू प्रेजेंट अ क्वेश्चन इज कि फर्स्ट हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे कि हाँ हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. देन हम उसके मेन कंटेंट पे आकर उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें एंड देन अ कंक्लूजन. सो वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई कैन रिमेंबर फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन इज कि सब्सटैंटिव लॉ के पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें वो केस लिखना था जनहित अभियान वाला केस अबाउट द रिजर्वेशन. तो what I have done for that particular question is that इंट्रोडक्शन करके what is 103rd अमेंडमेंट एक्ट उसको एक्सप्लेन कर उसके इंग्रेडिएंट्स को लिखकर एंड वो किस किस आर्टिकल को इम्पैक्ट कर रहा है वो लिखकर इंट्रोडक्शन लिखा. देन कि उसके ऊपर चैलेंजेस चल रहे हैं और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा 2-3 लाइन्स का. एंड देन वी मूव्ड अबाउट द केस जो हमारा बेसिक क्वेश्चन आज था. तो बाय राइटिंग दी केस का नेम उसके बाद आई रोट कि कितने जज का बेंच था एंड देयर वाज अ डिसेंट इन दिस केस. तो हमने ये लिखा कि मेजॉरिटी ओपिनियन का क्या था एंड इसमें डिसेंट था. एंड आई ऑल्सो रोट कि डिसेंट क्या था एंड मेरा ओपिनियन क्या था. एट द एंड उसमें थोड़ा सा कंक्लूजन दे दिया 2-3 लाइन्स का. तो इससे क्या हुआ, बाय राइटिंग द डिसेंट आई हैव प्रेजेंटेड कि मुझे पूरे केस की ओवरऑल नॉलेज है. सिर्फ ये नहीं कि मेजॉरिटी ओपिनियन लिखा और क्या हेल्ड हुआ था, पर डिसेंट के साथ इट शोज कि आपने पूरे केस को प्रॉपरली एनालाइज करा था और आप जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करके और मतलब समझने की ट्राई करते हैं एंड ना कि सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर या फिर ऊपर से सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन देखकर उसे छोड़ रहे हैं. तो इट शोज योर इंक्विजिटिव नेचर कि यस डिसेंट कि आप दोनों चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हो एंड व्यूज ऑफ एवरी ऑफ द जस्टिसेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो आप वो भी शो कर रहे हो कि यस यू आर वैल्यूइंग द ओपिनियंस ऑफ एवरी जज सॉरी. एंड ऑल्सो अनदर क्वेश्चन विच आई कैन रिमेंबर इज अबाउट हिंदू लॉ. देयर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट अव्यवहारिक डेट. दिस इज अ क्वेश्चन विच रिलेट्स टू ट्रेडिशनल हिंदू लॉ. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल हिंदू लॉ को लिखते हुए उसकी करंट में क्या पोजीशन है वो लिख सकते हैं, जो हमारी अमेंडमेंट्स आई थी वो लिख सकते हैं. और मतलब अगर हम उस क्वेश्चन में पास्ट के साथ प्रेजेंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम अपनी जो हम लॉज को कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी है और उन्हें समझने की कैपेबिलिटी है वो शो कर पा रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट द आंसर राइटिंग. जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमें वो आंसर करना है, तो वो हमारे पास कैसे आएगा एक्सपीरियंस, बाय राइटिंग द आंसर्स आवरसेल्व्स. The trick which we were told in our coaching for preparing for answer writing was कि जो questions है उनके लिए 2 पेज का आंसर प्रिपेयर करके रखो और उन्हें रिवाइज करो एंड राइट अगेन एंड अगेन. तो फिर ऐसे करते हुए हम अपने आंसर को प्रिसाइज कर सकते हैं और टाइम मैनेज भी कर सकते हैं और लिमिटेड वर्ड्स में सारा कंटेंट जो हमें कन्वे करना है वो भी कर पाते हैं. तो गोइंग अबाउट दिस वे वी कैन beautify our answers and which can impress the examiners. Then if we move towards the interview preparation में as such I would say interview preparation is very vast, क्योंकि वो सिर्फ syllabus oriented नहीं रहती है, उसमें आपका जो करंट में चल रहा है वो आ सकता है,
उसके बाद आपने क्या करा है पास्ट में, लाइक योर स्कूलिंग, योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, वट एवर यू हैव डन इन योर करियर एज ऑफ नाउ, वो सब पूछ सकते हैं. तो इंटरव्यू इज़ बेसिकली द पर्सनालिटी टेस्ट एंड आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है. उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी मस्ट. तो वो हम धीरे धीरे एनहांस कर सकते हैं बाय टॉकिंग टू ईच अदर, बाय टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. उसके अलावा फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन आई वुड से कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हमें जो बिल्कुल करंट में चल रहा है वो पता रहे. उसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. पर्सनली मैंने LLM कर रखी है, तो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे डेजर्टेशन से. तो अगर आपने LLM करी है तो डेजर्टेशन आपका प्रिपेयर रहना चाहिए. जब हम डेजर्टेशन की बात कर रहे हैं तो साथ में जूरिस्प्रूडेंस आ जाता है. तो इंटरव्यू के लिए लाइक ये छोटी छोटी बातें जो मैटर करती हैं. बाकी इंटरव्यू में द मेन थिंग इज़ कि आप हम्बल रहें, कॉन्फिडेंट रहें और अपने फेस पर स्माइल रखें. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सब क्वेश्चंस आते हों. अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आपको ब्लफ नहीं करना है. द थिंग इज़ कि आपको बहुत पोलाइटली उन्हें सॉरी बोल कर कहना है कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल या वट एवर इज़ दिस. So the thing is how humble and polite you can be throughout the interview. So this was the trick for the interview which I have learned through my experiences. At the end I would say that this is a preparation which takes some time and also patience and sincerity. Dedicated aspirants will definitely achieve their goals. I would say that an honest preparation towards this service is going to bring results in the very end. And what my parents used to say to me is enjoy the process of your preparation and don't take it as a burden. So at the end I would just say that thank you for giving me an opportunity to share my views about my strategies to everyone. And also I wish all of the aspirants hearing me all the best, and I hope that you are able to achieve your dreams as soon as possible. Thank you so much.